हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सब चंगा भला चल रहा है कि नहीं। चलो अब नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं हम लोग ने। एनसीईआरटी पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अब ये सुनते सुनते आप बोर भी हो गए होंगे, तो 16 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कभी भी हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलार में ही है। 16, 17, 18 क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलार से देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्रिटिकल क्वेश्चन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलार के हैं, फिर हम लोग क्रिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि लगभग 50 के आसपास है। फिर हम लोग कुछ असर्शन रीजन भी देखेंगे। लास्ट वीडियो जो होगा वो असर्शन रीजन का होगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट का क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कुछ चुनिंदा 9 क्वेश्चन डाले हैं जो कि पास्ट ईयर एम्स से ही लिए गए हैं। और चूंकि ये पता है कि एम्स अभी साथ में होने वाला है, तो बहुत सारे रीज़न है, मैंने इसलिए चुन के डाला है। इसलिए प्लीज़ उस लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। टू जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड, दो जीन्स लिंक्ड है इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग दीज टू जीन्स। F1 heterozygote is crossed with homozygous recessive parental type A and BB. What would be the ratio of offspring in the next generation? नेक्स्ट जनरेशन में रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा ये बताना है। तो देखो क्या है यहाँ पे, ए और बी लिंक जीन जो है वो लिंक्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, इन डायहाइब्रिड क्रॉस टू जीन्स F1 heterozygote is crossed with homozygous recessive। अरे यार देखो, प्रॉब्लम कर दिया है क्वेश्चन। यहाँ पे जो लिंक्ड शब्द का इस्तेमाल किया है ना, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ज़्यादा सोचो मत। लिंक्ड मतलब क्या, यहाँ पे बस इतना कहना चाह रहा है कि ये दोनों जो जीन्स है ना वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं। अब कितना लिंकेज ही तो बताया नहीं है, यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ और यहाँ हो सकता है, तो लिंकेज कोई मतलब ही नहीं रहता, अपने आप ये क्रॉसिंग ओवर में चला जाएगा। बस इतना बोला है लिंक्ड, ठीक है। कितना लिंक्ड कितना नहीं लिंक्ड, लूजली लिंक्ड टाइटली लिंक्ड कुछ नहीं बोला। तो ए और बी को हम लोग नॉर्मल जीन की तरह मानेंगे। बोल रहा है कि जब इसका F1 हेट्रोजाइगोट यानी कि ए छोटा ए कैपिटल बी छोटा बी को जब हम लोग स्मॉल ए छोटा बी से कराते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस है। इस टेस्ट क्रॉस में हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग का रेशियो कैसा मिलता है। क्या बोल रहा था, F1 heterozygote is crossed with homozygous parent है ना, what to do the ratio of offspring in the next generation। तो चूंकि ये लिंक्ड जीन है इसीलिए इसका आंसर पहले एनसीईआरटी ने डी दिया था 1-1, लेकिन इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट ए होना चाहिए। इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, तो मैं इसका आंसर बदल के ए कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहा है। लेकिन चूंकि डी दिया क्यों, मैं बताता हूँ डी क्यों दिया होगा उन्होंने। डी इसीलिए उन्होंने दिया है इस क्वेश्चन के आंसर। रीजन क्या है डी देने का, कि ए और बी को उन्होंने लिंक्ड बताया है, इसीलिए उन्होंने ए और बी को एक ही जीन मान करके सोचा है। और इस ए और बी को भी एक ही जीन मान के सोचा है। अगर ऐसा सोचेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमें ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए आंसर डी होता। यहाँ पे मैं आंसर को नॉर्मल रखना चाहता हूँ, ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, तो आंसर इसका ए होता है। इन द F2 generation of Mendelian dihybrid cross, the number of phenotypes and genotypes are 9:3:3:1 जो है ये क्या है, ये बताओ क्या है ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ये 6:3:3:6:3:9, यानी आंसर डी हो गया। मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप हो, यानी कि मदर और फादर जो है एक पर्सन की मदर और फादर है, ठीक है ना, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है। इसका मतलब मदर फादर दोनों के दोनों हेट्रोजाइगोट होंगे। यानी अगर एक का ग्रुप ए बोल रहा है दूसरे का ब्लड ग्रुप बी बोल रहा है, तो एक का ए ओ होगा दूसरे का बी ओ होगा, तभी तो बच्चे का ए ओ आया है ना, दोनों तरफ से ओ आया तो ये ओ हो गया। बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगोस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली, आंसर हो जाएगा सी। अब देखो हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल अब यहाँ पे एंड कर देते हैं। अब क्रिटिकल क्वेश्चंस की तरफ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। गैनेंड्रोमॉर्फ के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ वीडियोस पहले बात किया है। गैनेंड्रोमॉर्फ हमें देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में, जहाँ पे आधा बॉडी मेल का होता है आधा बॉडी फीमेल का होता है, ठीक है ना। ये इंसेक्ट है तो इसका आधा बॉडी मेल का होगा आधा बॉडी फीमेल का होगा। फीमेल लार्ज होती है इसलिए तुमको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। ये आधा बॉडी मेल का है आधा बॉडी फीमेल का है। आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ड्रोसोफिला। और कहाँ देखने को मिलता है ये, तो ये हमें बीटल्स में भी देखने को मिलता है, ये हमें सिल्क वर्क्स वर्म है, ये वर्म है, वर्म्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा गैरेंडोमॉर्फ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ड्रोसोफिला बीटल्स सिल्क वर्म्स में भी देखने को हमें मिलता है। यानी कि बटरफ्लाइज जो होते हैं ना उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिल्क वर्म लिखा हुआ है लेकिन सिल्क वर्म से बाद में ये एक तरह का फ्लाई बनेगा, बटरफ्लाइज भी हमें देखने को मिलता है। वन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, वन का आंसर हो जाएगा डी।
द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्ड हेरिडिटरी फैक्टर्स दैट मेंडल पोस्टुलेटेड अकर्स ड्यूरिंग, सेग्रीगेशन जो होता है, मैंने जब हम लोग सेल डिवीजन का क्वेश्चन कर रहे थे उस वक्त मैंने कम से कम 20 से 25 बार इस बात को रिपीट किया है, थोड़ा सा मैंने इसको एग्जैगरेट कर दिया, कम से कम 4-5 बार तो किया होगा, है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एनाफेज ऑफ फर्स्ट बियोटिक डिवीजन। एनाफेज 1 में होता है मेंडेलियन कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा। सेल एट टेलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व एज स्टूडेंट इन प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड। टेलोफेज स्टेज में एक बच्चे ने एक प्लांट को ऑब्जर्व किया, एक सेल को, अपने टीचर को उसने बताया दैट सेल इज नॉट लाइक अदर सेल एट टेलोफेज फेज। टेलोफेज स्टेज में जैसा सेल को होना चाहिए वैसा ये सेल नहीं दिखाई दे रहा। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, यहाँ पे कोई भी सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। द सेल इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल के पास ज्यादा क्रोमोसोम नंबर है, जितना डिवाइडिंग सेल के पास होना चाहिए था उससे ज्यादा है। इसका मतलब ये कैसा है, ये पॉलीप्लॉइडी है, ये पॉलीप्लॉइडी है। क्रिटिकल क्वेश्चन है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखना। पहला लिखा हुआ है डोमिनेंस, फिर लिखा हुआ है मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर्स, फिर बी ऑप्शन है कोडोमिनेंस, फिर दूसरा है इन अ हेटेरोजाइगोस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, इन अ हेटेरोजाइगोस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। सी है प्लियोट्रॉपी। 3 है इन अ हेटेरोजाइगोस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ को फुल्ली, यानी कि फिर आते हैं डी पे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर्स, ये 4 है। तो बताओ ये सी का 4 हो जाएगा, एक सिंगल जीन कई सारे कैरेक्टर्स को दिखा रहा है। पॉलीजेनिक मतलब मेनी जीन्स, यानी 1 हो जाएगा। इनहेरिटेंस जो होता है हेटेरोजाइगस में ओनली 1 जीन एक्सप्रेस, यानी कि ये 2 हो जाएगा, ए का 2 हो गया, और सी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। कोडोमिनेंस में दोनों होता है, तो बी का 3 कहाँ लिखा हुआ है, बी और डी ऑप्शन में है। ए का क्या है, 2 है, तो यहाँ हो गएगा आंसर बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। A selection that acts to eliminate one extreme from any array of phenotype is, जो ऐसा सिलेक्शन जो कि एलिमिनेट करता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग व्हाइट स्क्रीन पे, देखो नॉर्मल जब कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये देखो एवोल्यूशन से आया है, ये होता है यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना, ये मीडियल कैरेक्टर है, ये मीडियल कैरेक्टर है, बीच का कैरेक्टर है, ये एक एक्सट्रीम है, ये दूसरा एक्सट्रीम है। मान लेते हैं यहाँ पे निग्रो लोग हैं, यहाँ पे गोरेल व्हाइट लोग हैं, और यहाँ पे वीटिश लोग हैं, यानी कि व्हाइट नहीं है लेकिन वीट के कलर का है, WH, ठीक है, ऐसा मेरा कलर है वीट। ज़्यादातर मैक्सिमम इंडियंस लोगों का कलर भी वीटिश होगा, ठीक है। तो बस ये बायोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है ना, ब्लैक लाइव्स मैटर पर मैं टॉपिक नहीं ले रहा, ठीक है। ये एन WHW होगा। यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के मिलेंगे आप लोग को। ये हम लोग एवोल्यूशन का क्वेश्चन देखेंगे, तब हम वहाँ पे एवोल्यूशन का जब एनसीईआरटी देख लेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, तो हम लोग वहाँ पे एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। जब ज्यादा ही स्टीपर हो जाएगा इसका बीच वाला, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया, यानी जो मीडियल कैरेक्टर है वो सेलेक्ट हो गया एनवायरमेंट में, नेचर में। अगर सेकेंड वाला देखो, अगर वो किनारे वाला सिलेक्ट हुआ, बीच वाला स्ट्रिप कम हो गया, तो ये डिसरप्टिव हो गया, यानी किनारे वाला एक्सट्रीम सिलेक्ट हो गए, बीच वाला चला गया। और अगर ये एक तरफ मूव कर गया, चाहे इधर मूव कर गया हो चाहे इधर मूव कर गया हो, दोनों में इसको एक ही ग्राफ बनेगा, यानी एक्सट्रीम की तरफ मूव कर गया, दोनों एक्सट्रीम नहीं हुआ लेकिन एक एक्सट्रीम हो गया, इसको हम लोग डायरेक्शनल कहेंगे, एक तरफ डायरेक्ट कर गया, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। यहाँ पे क्या होगा आंसर, सिलेक्शन दैट एलिमिनेट्स वन एक्सट्रीम फ्रॉम एन अरे ऑफ फिनोटाइप्स, एक एक्सट्रीम को खत्म कर दिया है, एक एक्सट्रीम को उसने खत्म कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्शनल, ठीक है। और टोबैको प्लांट विच इज हेट्रोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म, एक टोबैको प्लांट है जो कि हेट्रोजाइगस है एल्बिनिज्म के लिए। एल्बिनिज्म मतलब क्या होता है कि जो प्लांट का जो पत्ता होगा, जो फ्रूट होगा, वो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा, ग्रीन नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। हेट्रोजाइगस है, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए है, मान लेते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर होता है ये, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड, इफ सेल्फ पॉलिनेट किया गया है इसको, कैपिटल ए वो कैपिटल ए से सेल्फ पॉलिनेट, 1200 सीड्स बनते हैं, 3:1 का यहाँ पे रेशियो होगा, और 1 वाला जो प्लांट होगा वो पूरी तरह से एल्बिनिज्म शो करेगा। इसमें से 1:2:1 वाले प्लांट होंगे, 1 वाला प्लांट पूरी तरह से ग्रीन होगा, ये वाला नहीं होगा, रेशियो इसमें आएगा, और 2 वाला प्लांट एल्बिनिज्म शो करेगा, 1 वाला प्लांट क्या हो जाएगा बताओ, अरे यार गड़बड़ हो गया ना, ये देखो, नहीं ठीक है, यहाँ पे वो 3:1 वाला ही रेशियो आएगा, 3:1, क्योंकि ये तो रिसेसिव फैक्टर है ना, रिसेसिव फैक्टर तो 1:3, 3:1 वाला रेशियो आएगा। और 3:1 वाला रेशियो में क्या होगा कि एक जो प्लांट होगा ना, 4 में एक प्लांट, वो होगा पूरी तरह से एल्बिनिज्म का शिकार, और बाकी 3 प्लांट में जीन्स में 2 में तो जीन्स होंगे हेट्रोजाइगोट, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और एक प्लांट होगा कैपिटल ए, लेकिन इन तीनों में से कोई भी प्लांट एल्बिनिज्म शो नहीं करेगा। तो हाउ मेनी सीडलिंग्स वुड हैव पैरेंटल जीनोटाइप, पैरेंटल जीनोटाइप कितने में होगा, तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे, पहले 1200 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 300, है ना। और देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1:2:1 होता है जीनोटाइपिक रेशियो, यानी कि ए और कैपिटल ए स्मॉल ए तो 2 हो गए, और स्मॉल ए
1 होगा, ठीक है ना। यानी कि 2 ग्रुप जो ऐसे हैं जो कैपिटल ए स्मॉल है यानी कि पेरेंट की तरह है, यानी कि 600 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 300 600 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू रिसेसिव पीपी जीन्स। अब इसका देखो यार बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, ए को 2 और एस के साथ मिलाना है, ठीक है ना। यानी कि हमें मिलाना क्या है, ए को इन सब के साथ और फिर इनके साथ, यानी कॉलम 1 2 3 मिलाना है। सिकल सेल एनीमिया है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ फिनाइलकेटोन्यूरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्काटोन्यूरिया लिखा हुआ है। इन सब डिजीज के बारे में मैंने अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किया है। ड्यू टू रिसेसिव पीपी जीन्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेमोजेनिस्टिक ऑक्सीडेज एंजाइम, फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, अरेंजमेंट ऑफ वेलाइन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो ए का तो पी हो गया, ए के साथ तो पी जाएगा ही जाएगा, बीच में क्या आएगा देख लेते हैं। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यूरिन टर्न्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। लास्ट देखते हैं, थैलेसीमिया कैरेक्टर कॉज्ड बाय होमोजाइगस रिसेसिव एस जीन्स, द रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, आप देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो ए का पी है, तो ए का पी है तो बी और सी में से ऑप्शन होगा, ए और डी नहीं होगा। तो ए का तो पी है यानी ए का 4 हो गया, कॉज्ड बाय सिंगल होमोजाइगस एस रिसेसिव जीन्स, बिकॉज ये सिकल सेल एनीमिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बी का 1 क्यू आर, और बी क्या है देखो, तो बी क्या है, बी है फिनाइलकेटोन्यूरिया। क्यू या फिर आर, इन मेटाबॉलिज्म या फिर यूरिन। ठीक है, बी का क्यू हो जाएगा, बी का हो जाएगा क्यू, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, बी का क्यू। अल्कैप्टोन्यूरिया में क्या होता है, होमोजेनिस्टिक एसिड गायब रहता है, तो सी का होगा 3 और आर, सी का होगा 3 और आर, सी का होगा 3 और आर ना यार, 2 और दिया हुआ है सी का, अच्छा सॉरी, सी का 2 तो मैंने लगाया ही है, सी का 2 है और ये आर है ना, 3 तो यहाँ है ना, तो सी का 2 और आर, सी का 2 और आर, ठीक है ना। तो अल्कैप्टोन्यूरिया में क्या होता है, बॉडी में होमोजेनिस्टिक एसिड मौजूद नहीं होता, इसी कारण से जैसे ही ब्लड जो यूरिन जो होता है, जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है एयर के, वो बदल जाता है किसमें, ब्लैक कलर में बदल जाता है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लिए इस वीडियो का, अब अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे क्रिटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड। तब तक स्टडी स्मार्ट वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।